दोस्तों नमस्कार। ग्लोबल रिकॉर्डर के इस पहले न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में दुनिया भर की खबरें शामिल की जाएंगी। नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देंगे। नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन के नेताओं ने कहा है कि उनके देश मध्य पूर्व में शांति के लिए 28 मई 2024 को औपचारिक रूप से फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता दे देंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री श्री जोनास गहर स्टोर ने 22 मई 2024 को कहा कि तो राज्य समाधान इजराइल के सर्वोत्तम हित में है। उन्होंने ओस्लो में कहा कि यदि फिलिस्तीन राज्य को मान्यता नहीं दी जाती है तो मध्य पूर्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती। आयरलैंड के प्रधानमंत्री श्री साइमन हैरिस ने डबलिन में इसी तरह की घोषणा की। स्पेन के प्रधानमंत्री श्री पेड्रो सांचेज ने भी मैड्रिड में देश की संसद में यही बात कही। आयरलैंड के विदेश मंत्री श्री माइकल मार्टिन ने एक्स पर लिखा कि फिलिस्तीन राज्य को मान्यता 28 मई को दे दी जाएगी। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक माल्टा और स्लोवेनिया की ओर से भी इसी तरह की घोषणाओं की आशा की जा रही है। कितने देश फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं? साल 2024 के शुरू तक दुनिया भर के 143 देश फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दे चुके थे। इसी वर्ष बहामास, ट्रिनिडैड और टोबैगो, जमैका और बारबाडोस जैसे देशों ने भी फिलिस्तीन को मान्यता प्रदान की है। अब इस सूची में नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड भी शामिल होने जा रहे हैं। इन 3 देशों के अलावा फिलहाल 9 अन्य यूरोपीय देशों ने फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दे दी है। इस महीने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्यों में से 143 सदस्यों ने फिलिस्तीन के संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने के पक्ष में वोट दिया। जर्मनी की फिलिस्तीन को मान्यता देने की कोई योजना नहीं है। जर्मन विदेश मंत्री सुश्री एनालेना बेरबॉक ने 22 मई 2024 को घोषणा की कि जर्मनी फिलहाल फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने की योजना नहीं बना रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी मान्यता पर विचार करने से पहले क्षेत्र के संकट का राजनीतिक समाधान होना जरूरी है। याद रहे कि निकारागुआ ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इजरायली युद्ध अपराधों में संलिप्त होने के आरोप में जर्मनी पर मुकदमा दायर कर रखा है। इब्राहिम रईसी को मशहद में दफनाया गया। ईरान के दिवंगत राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को गुरुवार 23 मई 2024 को उनके गृहनगर मशहद में दफनाया गया। उनको शियों के 8वें इमाम रजा के सोने से बने रोजे में दफनाया गया है। दफन के दौरान लगभग 30 लाख लोग मौजूद थे। ये संख्या मशहद शहर की पूरी आबादी से भी अधिक है। रईसी की 19 मई 2024 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। यह दुर्घटना ईरान के पर्वतीय उत्तर पश्चिम क्षेत्र में खराब मौसम के कारण हुई। इस दुर्घटना में उनके अलावा 7 अन्य लोगों की भी मृत्यु हुई। मरने वालों में ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान भी थे, जिनको ईरान की राजधानी तेहरान के उपनगर रे में शाह अब्दुल अजीम की दरगाह में दफनाया गया है। मरने वालों की नमाज़े जनाजा तेहरान में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनी ने पढ़ाई। मोहम्मद मोकबर ईरान के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और अन्य अधिकारियों की मौत के बाद श्री मोहम्मद मोकबर ईरान के कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनी ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। ईरान के नए राष्ट्रपति का चुनाव 28 जून 2024 को होगा। ईरान का राष्ट्रपति कई व्यक्तियों को देश के उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त करता है। उनमें से प्रत्येक को कुछ सरकारी जिम्मेदारियां दी जाती हैं। यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो प्रथम उपराष्ट्रपति को देश का राष्ट्रपति बनाया जाता है। श्री इब्राहिम रईसी ने ईरान के राष्ट्रपति का पदभार संभालने के तुरंत बाद अगस्त 2021 में श्री मोकबर को देश का पहला उपराष्ट्रपति नियुक्त किया था। श्री मोकबर के ईरान के सर्वोच्च नेता के कार्यालय तथा इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के साथ मजबूत संबंध रहे हैं। इसीलिए उनको देश का प्रथम उपराष्ट्रपति बनाया गया था। श्री मोकबर ने श्री अली बाकरी कनी को देश का कार्यवाहक विदेश मंत्री नियुक्त किया है। ICC नेतन्याहू और गैलेंट को गिरफ्तार करने की मांग कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अभियोजक श्री करीम अहमद खान का कहना है कि वे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और युद्ध मंत्री योव गैलेंट के लिए गिरफ्तारी वारंट के लिए आवेदन दायर कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि उनके कार्यालय द्वारा एकत्र किए गए और जांचे गए सबूतों के आधार पर उनके पास यह विश्वास करने के लिए उचित आधार मौजूद है कि नेतन्याहू और गैलेंट कम से कम 8 अक्टूबर 2023 से फिलिस्तीन राज्य के क्षेत्र गाजा पट्टी में किए गए युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए जिम्मेदार हैं। कई यूरोपीय देशों ने इजरायल के प्रधानमंत्री के विरुद्ध ICC वारंट का समर्थन किया। फ्रांस, बेल्जियम और स्लोवेनिया सहित कई यूरोपीय देशों ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अन्य लोगों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी करने के फैसले का समर्थन किया है। फ्रांसीसी विदेश मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि पेरिस हर परिस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय और इसकी स्वतंत्रता का समर्थन करता है। बयान में आगे कहा गया है कि गाजा में किए गए अपराधों के लिए अपराधियों पर उनकी स्थिति और पद की परवाह किए बिना उच्चतम स्तर पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। बेल्जियम की विदेश मंत्री हज्जा अल हबीब ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि ब्रसल्स अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के लिए अपना पूर्ण समर्थन घोषित करता है। स्लोवेनिया के विदेश मंत्रालय ने भी गाजा रक्तपात के लिए जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार करने के ICC के कदम का समर्थन करते हुए एक सोशल मीडिया पर एक संदेश पोस्ट किया है। जर्मन विदेश मंत्रालय ने भी एक बयान में घोषणा की है कि बर्लिन अन्य अंतर्राष्ट्रीय अदालतों की तरह हेग स्थित ICC की स्वतंत्रता और प्रक्रियाओं का सम्मान करता है। कड़ी सजा, चीन ने ताइवान के आसपास 2 दिवसीय सैन्य अभ्यास शुरू किया। विलियम लाई चिंग-ते 20 मई 2024 को ताइवान के राष्ट्रपति बनाए गए हैं, लेकिन उनकी नियुक्ति के तुरंत बाद चीन ने ताइवान द्वीप के आसपास जल और हवाई क्षेत्र में 2 दिवसीय सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया। चीन ने कहा है कि उसकी सेना, नौसेना, वायुसेना और रॉकेट बल के संयुक्त अभ्यास ताइवान स्वतंत्रता बलों के अलगाववादी कृत्यों के लिए एक कड़ी सजा और बाहरी ताकतों के हस्तक्षेप और उकसावे के खिलाफ एक कड़ी चेतावनी है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उसने चीन के अभ्यास के जवाब में अपनी सेना को हाई अलर्ट पर रख दिया है। ब्रिटेन में आम चुनाव 4 जुलाई 2024 को होंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री श्री ऋषि सुनक ने घोषणा की है कि ब्रिटेन में आम चुनाव 4 जुलाई 2024 को होंगे। कई लोगों का मानना है कि पिछले 14 वर्षों से देश पर शासन कर रही कंजर्वेटिव पार्टी इस चुनाव में विपक्षी लेबर पार्टी से हार जाएगी। सुनक ने चुनाव के फैसले की घोषणा बुधवार 22 मई 2024 को अपने डाउनिंग स्ट्रीट कार्यालय के बाहर की। टू लाइन वियतनाम के राष्ट्रपति बनाए गए। वियतनाम की संसद ने सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री श्री टू लाइन को देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया है। वियतनाम में कम्युनिस्ट पार्टी का एकदलीय शासन है। राष्ट्रपति की नियुक्ति के लिए वियतनाम की संसद में मतदान हुआ। श्री टू लाइन इस पद के लिए एकमात्र उम्मीदवार थे। मेजर जनरल फातिमा गैती अहमद केन्या की वायुसेना की पहली महिला कमांडर नियुक्त की गईं। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने गुरुवार 2 मई 2024 को मेजर जनरल फातिमा गैती अहमद को देश की वायुसेना की कमांडर नियुक्त किया। मेजर जनरल अहमद ने अपने पूरे करियर में लैंगिक बाधाओं को तोड़ा है। वह केन्या में ब्रिगेडियर और मेजर जनरल के पद तक पहुंचने वाली पहली महिला हैं। जॉर्डन में संसदीय चुनाव 10 सितंबर को होंगे। जॉर्डन में संसदीय चुनावों का ऐलान कर दिया गया है। जॉर्डन में संसदीय चुनाव 10 सितंबर को होंगे। जॉर्डन की संसद का कार्यकाल 4 साल होता है। पिछले चुनाव नवंबर 2020 में हुए थे। देश में मतदाताओं की कुल संख्या लगभग 46 लाख है। पिछले 50 साल में जापान में बच्चों की संख्या लगभग आधी हो गई। जापान सरकार ने 4 मई 2024 को कहा कि जापान में 1 अप्रैल 2024 को 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या 1 करोड़ 40 लाख थी। ये संख्या पिछले साल की तुलना में 3,30,000 कम है। यह संख्या पिछले 43 साल से लगातार कम हो रही है। इस साल जापान की कुल जनसंख्या में बच्चों की हिस्सेदारी 11.3% है। साल 1975 में 15 साल से कम आयु के बच्चों की संख्या लगभग 2 करोड़ 72 लाख थी, जो कुल जनसंख्या का लगभग 24.3% था। दोस्तों, बुलेटिन के आखिर में हम आपसे स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के बारे में बात करना चाहते हैं। ये इंस्टीट्यूट साल 1949 से हर साल पूरी दुनिया में सैन्य व्यय की निगरानी कर रहा है।
इस इंस्टीट्यूट ने 22 अप्रैल 2024 को जारी अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि साल 2023 में दुनिया का सैन्य व्यय वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 2.3% हो गया, जबकि एक साल पहले यह 2.2% था। रिपोर्ट में कहा गया कि दुनिया ने पिछले साल सैन्य बलों पर लगभग $2,400 अरब खर्च किए, जो अब तक की सबसे अधिक राशि है। इसका मतलब यह हुआ कि पिछले साल इस दुनिया में रहने वाले प्रत्येक पुरुष, महिला और बच्चे पर सैन्य खर्च के लिए औसतन $306 का कर लगाया गया। दुनिया में सेना पर सबसे अधिक व्यय करने वाले 4 देश हैं: संयुक्त राज्य अमेरिका $916 अरब, चीन $296 अरब, रूस $109 अरब और भारत $83.6 अरब। दोस्तों, इस बुलेटिन में इतना ही। ये ग्लोबल रिकॉर्डर की पहली पेशकश है। आशा है आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा इस प्रस्तुति के बारे में कमेंट सेक्शन द्वारा हमें अपने विचारों से अवगत करने की मेहरबानी करें। धन्यवाद। जय भारत।